Greetings everyone, welcome to Clad Possible. This is Harshvardhan Tripathi, beginning newspaper analysis of 21st of October. Uh, in this particular news, India is mentioning that to Canada that हमने अगर 41 Canadian diplomats को repatriate करने के लिए कहा है, that is what we have asked. India has asked 41 officers from Canada to go back to Canada, and because of this, the visa approval and all of that have been disturbed in three cities of Chandigarh, Mumbai, and Bengaluru. So Canada has stated that unjust and expedient तरीके से डिप्लोमेटिक मिशंस को बंद करना ये कहीं ना कहीं वायलेशन है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का एज पर वियना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इंडिया हैज स्टेटेड दैट ऐसा कुछ भी नहीं है इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ अगेंस्ट द लॉ सो वियना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और एक है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो 1961 का है और वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 1963 में। ये एनफोर्स हुआ है 1967 में और ये 1961 में वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन हुआ था और 1963 में एनफोर्स हुआ था। लेकिन वियना ऑस्ट्रिया में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लगा कि एक मुलाकात हो रही है जहाँ पे एक मल्टीलेटरल ट्रीटी बनाने की बात कर रही है, तो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस को किया गया था, जिसमें अभी तक आपने देखा होगा आर्टिकल 36 के बारे में न्यूज़ में था। तो वो वाले दोनों कन्वेंशंस में क्या करते हैं, ये दोनों कन्वेंशंस गवर्न करते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे और साथ में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ और ये सब आपको प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो ये वाली न्यूज़ अपने को पढ़नी थी। दूसरा है इसराइल से इट वोंट कंट्रोल गाज़ा सिविलियन पोस्ट वॉर, यानी इसराइल ने ये कहा है कि गाज़ा में हमास के साथ लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद वो किसी भी तरीके से गाज़ा को कंट्रोल करने का इरादा नहीं रखता है। एक्चुअली वहाँ पे नासिर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। नासिर हॉस्पिटल वहाँ का सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल है गाज़ा स्ट्रिप का, और राशन की प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल सप्लाई फ्यूल सब बंद हो चुका है और इजिप्ट से जो है वो एड आ रहा है वहाँ पे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट यू हैड टू स्टडी, अगेन आप देखेंगे गाज़ा और इसराइल वाली न्यूज़ में कुछ अपडेट नहीं था एज सच। द थर्ड न्यूज़ दैट इज़ देयर, नमो भारत नाम की ट्रेन अनाउंस कर दी गई और हम पिछले 4 दिन से लगातार RRTS के बारे में, दैट इज़ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, दिल्ली से मीरठ तक की 17 किलोमीटर तक की जो लाइन है वो इनाग्रेट कर दी गई है सहीबाबाद से लेके दुहाई डिपो तक उत्तर प्रदेश में। पूरी जो कंप्लीट लाइन है वो 82 किलोमीटर्स की है, दिल्ली गाज़ियाबाद मीरठ कॉरिडोर, जो कि 2025 तक स्टार्ट हो जाएगी। द बिगेस्ट न्यूज़ अबाउट दिस इज़ ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में ऑपरेशनल स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर है और डिज़ाइन स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ये ट्रेन सफ़र करेगी और हर 15 मिनट में दिल्ली मीरठ से चलेगी। पूरे डिस्टेंस को, पूरी जर्नी को 1 घंटे से कम में करवा देगी। 30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 8 RRTS कॉरिडोर जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं पूरे NCR रीजन में, जो कि ऑब्वियसली रीजनल स्टेट्स लाइक हरियाणा, यूपी, दिल्ली एंड राजस्थान को इंटीग्रेट करेंगे, राइट। दिल्ली गाज़ियाबाद मीरठ, दिल्ली गुरुग्राम अलवर एंड दिल्ली पानीपत पे काम शुरू होने की बात हो रही है। दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनल मोबिलिटी सोल्यूशन कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज जो डिज़ाइन स्पीड है वो 180 किलोमीटर्स पर आवर की है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपके नोट्स कॉपी में चले जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू RRTS सिस्टम। क्या RRTS पूछा जा सकता है? देखिए अब यही है, करंट अफेयर्स का एकदम रीसेंट है, उसका नाम है नमो भारत कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, राइट। तो बहुत दिन से लगातार न्यूज़ चल रही है, इस हफ्ते तो पूरे हर बार RRTS के ऊपर न्यूज़ आई आई ही है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। केरला की एक गारमेंट कंपनी ने जिसका नाम है मारियन, उन्होंने इसराइल की पुलिस वालों की वर्दी बनाने से मना कर दिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के चलते। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, राइट। ये वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रिक्टली कहा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को जब हम लोगों ने ऑलरेडी बैन कर दिया है तो उसके बाद भी उसको कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है। तो अब मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, जो आप देखते होंगे गटर में सफाई करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन दैट पीपल आर गोइंग इनसाइड, ऑल राइट।
इसको काफ़ी डिग्निटी के ख़िलाफ़ माना जाता है, आर्टिकल 21 के ख़िलाफ़ माना जाता है। तो हमारे यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन हुई थी 1993 में, ये याद रखिएगा 1993 में। लेकिन उसमें गटर साफ़ करने वाले जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो एग्जैक्टली डेफिनेशन है ना, उसमें क्लैरिटी नहीं था। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 में फाइनली 2013 में क्या कर दिया गया था, फाइनली हमारे यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग को हर तरीके से बैन कर दिया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये दो फैक्ट्स आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड याद रखने थे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Moving to the next part, then we had this news with respect to what was going on in Maharashtra. द स्पीकर क्लब शिवसेना डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशन है ये फाइनली अब सुनने वाले हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली राहुल नार्वेकर को कहा है दैट यू हैव टू डिसाइड द पिटीशंस। एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन का पिटीशंस इनके सामने पेंडिंग है, और डिफेक्शन के पिटीशन की बात आती है जब, तो फिर स्पीकर का जो से है, स्पीकर वर्क्स एज अ ट्रिब्यूनल एट दैट टाइम, राइट। स्पीकर जो है वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, एक कोर्ट की तरह काम करता है, तो उसमें कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2023 को जो शिवसेना का सिंबल है वो एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप को दिया था। उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ आ रही है वो तीस्ता स्टेज 3 डैम ब्रीच से आ रही है। इसमें आपने एक डैम पढ़ा था चुंगथांग, है ना, चुंगथांग डैम है। ये सिक्किम का डैम है जो 2008 में बनना स्टार्ट हुआ था, 2017 में इसको ऑपरेशनल किया गया था। एक्चुअली ये तीस्ता नदी के पानी को, तीस्ता नदी के पानी को क्या है, रोक के रखता है। इस डैम की हाइट कुल मिला के कुछ 900 समथिंग मीटर्स है, काफ़ी 800 मीटर्स है, काफ़ी ऊंचा डैम है ये। और ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये रहता है कि रिवर के पानी को रोक के उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तीस्ता स्टेज 3। अब तीस्ता नदी आपको पता होगा 2 स्टेट्स में जाती है, सिक्किम में जाती है, सिक्किम से बहती है, वेस्ट बंगाल में बहती है, फिर बांग्लादेश में जाके तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, राइट। तो तीस्ता नदी को ट्रिब्यूटरी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र की। अब तीस्ता नदी में जो डैम है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट फॉर 1200 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बोथ इन द स्टेट्स ऑफ सिक्किम ऑल्सो एंड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो। तो उस डैम के कंस्ट्रक्शन में किसी तरीके से बंद नहीं किया जाएगा, ऐसा सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग ने कहा है। ये याद रखिएगा, प्रेम सिंह तमंग, राइट। और एक्चुअली इसमें एक स्पेशल कमेटी बैठने वाली है जो कि डिसाइड करेगी कि क्या हुआ एक्चुअली, व्हाट वेंट रॉन्ग। द सेकेंड इज विथ रेस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन, सीकिंग सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन। एक निषाद कम्युनिटी है प्रयागराज के पास, उत्तर प्रदेश में निषाद कम्युनिटी। निषाद राज जो हमारे रामचरितमानस में मेंशन्ड है, जिन्होंने राम भगवान को प्रयागराज संगम में पार कराने से में मदद की थी। तो बेसिकली ये एक नाविक थे, ठीक है, नाविक थे जिनको हम कह सकते हैं बोटमैन। तो बोटमैन कम्युनिटी एक्चुअली ओबीसी कोटा से जाना चाह रही है एससी कोटा पे, और यूपी गवर्नमेंट ने 2019 में ऐसी घोषणा कर दी थी और निषाद को एससी स्टेटस दे दिया था। बाद में पता चला कि ये चीज़ इलीगल है। तो मेन पॉइंट ये है कि ये याद रखना है कि जो भी रिजर्वेशन में अगर हम किसी कास्ट को, मान लीजिए कोई ओबीसी की तरह लिस्टेड है कास्ट, कोई ऑलरेडी कास्ट एक्स है जो ओबीसी की तरह लिस्टेड है, उसको एससी में, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या किसी में भी कन्वर्ट करना है अगर, तो वो कौन कर सकता है। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 341 में ये पावर है, आपको ये याद रखना है। एंड अकॉर्डिंगली एक चीज़ और है कि अगर किसी भी कम्युनिटी में हमें, जैसे मणिपुर के मैटर में हमने देखा कि एसटी स्टेटस ग्रांट करने की बात है, तो किसी भी कम्युनिटी को जो कि जैसे मीती कम्युनिटी है, तो मीती कम्युनिटी ना ही ओबीसी में आती है, ना ही एससी में आती है, ना ही एसटी में आती है, किसी तरह का इसको स्टेटस ग्रांटेड नहीं है। तो किसी को अगर फ्रेश एप्लीकेशन है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, किसी की तरह भी ऐड करना है, तो वो स्टेटस कौन दे सकता है, तो वो प्रेसिडेंट दे सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट दे सकता है। और अगर चेंज करने की बात है तो वो पार्लियामेंट कर सकता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये हमारे आर्टिकल 342 के अंदर दैट इज़ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 341 के अंदर दैट इज़ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दीज टू आर द फैक्ट्स दैट यू शुड रिमेंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्ट, यहाँ पे देखिए अभी अगला अरेबियन सी में एक नया साइक्लोन आने वाला है। उस साइक्लोन का नाम है तेज। ये ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है, साइक्लोनिक डिप्रेशन बन चुका है, लो प्रेशर एरिया बन चुका है, जो कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन ओशन रीजन में। दैट इज़ द न्यूज़ दैट वी आर कवरिंग।
बाकी फिर आपको यहाँ पे मराठा स्टेटस की डिमांड दिखाई देगी और काफ़ी ज़्यादा रीजनल न्यूज़ होती है यहाँ पे। एक न्यूज़ ये है, मेरौली पार्क स्ट्रक्चर्स को फेस लिफ्ट मिला है, दोबारा से उसको चेंज कर दिया गया है। 2.6 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली दैट ने विनय कुमार सक्सेना ने इनाग्रेट किया है। मरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क 55 मॉन्यूमेंट्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड, राइट। तो ये वाला न्यूज़ था, यहाँ पे बहुत मेजर नहीं था। अब इन दोनों एडिटोरियल्स में ये एक अच्छा एडिटोरियल आया है, दैट इज़ द ओनली एडिटोरियल आई विल टेल यू टू रीड फ्रॉम लीगल कॉन्सेप्ट। लीगल कॉन्सेप्ट में बात हो रहा है डिस्कवरी ऑफ एविडेंस, डिस्कवरी की। और एक डिस्कवरी में सिंपल बात कही जा रही है कि जब आप पुलिस कस्टडी में रहते हो, पुलिस कस्टडी में हो, लेट्स से पुलिस कस्टडी में मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, मिस्टर ए ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, बताया कि वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो वहाँ हमने लास्ट टाइम पे फेंक दिया था। अब पुलिस जो है मिस्टर ए के स्टेटमेंट से उस जगह पे जाती है और वेपन ऑफ ऑफेंस को प्लस ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ को, जिसमें खून के दाग लगे हुए हैं, वो ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ को क्या करती है, रिकवर कर लेती है। अब ए ने जो भी अपने स्टेटमेंट्स में ये चीज़ें बताई थी कि ये यहाँ पड़ा हुआ है, कपड़ा यहाँ पे फाड़ के फेंका था, ये सब जो कुछ भी है, या बॉडी यहाँ पे छुपाई थी, कुछ भी, उसकी वजह से अगर पुलिस को कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से कोई चीज़ मिलती है तो उसको डिस्कवरी के रूप में माना जाता है और वो एडमिसिबल होता है। और यहाँ पे ये सब बात हो रही है सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट की। देखिए, हम अभी एकदम डिटेल में एविडेंस एक्ट के नहीं जा रहे हैं, मैं आपको वापस से बता दूँ, ना ही सेक्शन 27 की इंट्रिकेटी केसेस में जा रहे हैं। लेकिन बस इतनी सी बात यहाँ पे ये की गई है कि पुलिस कस्टडी का डेफिनीशन जो है वो गड़बड़ था। एक्चुअली पुलिस कस्टडी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये है कि फॉर्मल अरेस्ट होना चाहिए, मतलब इन राइटिंग और ऑन पेपर हो जाना चाहिए। अगर इन राइटिंग अरेस्ट नहीं है, ऑन पेपर नहीं है, तो उसको पुलिस कस्टडी, उसको अरेस्ट नहीं माना जाएगा। अरेस्ट का मतलब नहीं है तो फिर पुलिस कस्टडी वो नहीं है, और पुलिस कस्टडी में जब नहीं है और उसकी वजह से अगर कोई चीज़ डिस्कवरी हुई तो वो फिर एडमिसिबल नहीं हो जाएगा। इसकी एडमिसिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, ठीक है। एडमिसिबिलिटी पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। पुलिस कस्टडी में नहीं था फॉर्मरली, पुलिस ने थाने में ले तो आए थे, सवाल जवाब तो पूछ रहे थे, लेकिन अरेस्ट मेमो साइन नहीं करवाया था, मतलब कोई अरेस्ट मेमो प्रिपेयर नहीं हुआ। समझ में आया, अरेस्ट मेमो प्रिपेयर नहीं हुआ। व्यक्ति विशेष का नाम एफआईआर में भी नहीं है, व्यक्ति विशेष का नाम एफआईआर में भी नहीं है, तो पुलिस उसको क्यों लेके आई, कोर्ट ये सवाल पूछेगी, राइट। तो इस तरीके से मेन पॉइंट ये है कि कहते हैं सेक्शन 27 में कि जो भी पुलिस जब भी कभी कहीं पे सर्च या सीज़र कर रही हो, ठीक है, पुलिस जब भी कहीं सर्च या सीज़र कर रही हो तो एक इंडिपेंडेंट विटनेस मौजूद रहेगा। मान लीजिए किसी को पुलिस चेक कर रही है और उसके घर से कह रही है कि मुझे वो चाकू मिला जिससे मर्डर हुआ था, तो पुलिस जानबूझ के कोई चाकू वहाँ पे प्लांट भी तो कर सकता है। इसीलिए सेक्शन 27 जो है वो बचा लेता है। एक इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए जिसका ना पार्टी से कोई लेना देना है, ना प्रोसिक्यूशन, ना एक्यूज़, ना पुलिस वालों से, जो कि पुलिस को ये बता सके कि पुलिस ने निष्पक्ष रूप से सर्च और सीज़र किया है ना। तो वो तभी इंडिपेंडेंट विटनेस को भी तभी किया जाएगा जब पुलिस फॉर्मरली अरेस्ट करने के बाद सर्च और सीज़र कर रही है। तो ये सारी मामले पे यहाँ पे डिस्कशन है और आप इसको रीड करिएगा। दूसरी चीज़, बार बार यहाँ पे एक कमेटी की रिपोर्ट आती है, मालिमत कमेटी का बार बार डिस्कशन आएगा। मालिमत कमेटी जो है वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फॉर द एडवोकेटिंग पुलिस रिफॉर्म्स। ये याद रखना है आपको, पर्पज़ ऑफ मालिमत कमेटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मालिमत कमेटी को साइड करते हुए कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया में एक अलग से कानून बनाने का ज़रूरत है ना। अब कैच के ये है कि पूरे एडिटोरियल में बात क्या हो रही है, फिर ऑथर क्या कह रहा है। ऑथर कह रहा है, देखिए, पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने, पुलिस थाना जो है, पुलिस स्टेशन जो है वो अलग होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, उनका पुलिस स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन टीम दोनों को अलग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सीधी बस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो बार बार जब भी प्रॉब्लम की बात आती है तो प्रॉब्लम ये है कि मैन पावर जो है कम है, यानी पुलिस में नौकरी भर्ती लोग कम हैं और जो हैं वो भी ट्रेंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में 7 गाइडलाइंस बनाई थी जो कि हर स्टेट को फॉलो करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे बस ये है कि लेटर और स्पिरिट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 2006 में पालन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए आर के विज साहब, जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, इनका ओपिनियन जो है काफ़ी इन्फॉर्म्ड है हमारे लिए लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला एडिटोरियल मैं कहूँगा शेख मुजीबुर रहमान साहब का है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं,
बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इनके एडिटोरियल को पढ़ के। कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और उसका सेक्युलरिज्म पे इम्पैक्ट बता रहे हैं। अब अगर आपको पढ़ना भी है तो आप इसको क्रिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरप्रिटेटिव है और काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव भी है। जिस लेंस से आप पढ़ेंगे उस लेंस से आपको ये आर्टिकल सही लगेगा। लेकिन इसमें एक फ़ैक्ट जो निकल के आ रहा था, जो आपको पढ़ना चाहिए, क्लाट एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, वो फैक्ट ये वाला है कि पहली बार कास्ट सेंसस भारत में 1931 में कराया गया था। ऐसे सवाल आपके मॉक में देखिए जानबूझ के हम लोग पूछ देते हैं ताकि ये पता चल जाता है कि अखबार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कि नहीं। कास्ट सेंसस भारत में पहली बार कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इतना जनरल फैक्ट आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू दिस फैक्ट, यहाँ पे अगर हम आए, कमिंग टू दिस पार्ट, द स्पार्क्स ऑफ डेंजर, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे नेशनल कैपिटल जो है, क्रैकर कैपिटल की बात कर रहे हैं, और वो एक शहर है, वो एक गांव है बेसिकली छोटा सा, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ और अभी कुछ 12 लोगों की जान चली गई है, राइट। एंड द नेम इज़ शिवाकामी, राइट। एक मिनट, उस शहर का नाम जो है तमिलनाडु में शिवाकाशी, शिवाकाशी, राइट, तमिलनाडु में। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मणिपुर हाईकोर्ट ने रिव्यू ऑर्डर जो अपील करने से परमिशन दे दी है और कहा है कि मार्च 27 को जो ऑर्डर दिया था, किसने? सिंगल जज बेंच के जज ने, एमवी मुरलीधरन ने। हालांकि इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये इस समय कैलकाटा हाईकोर्ट चले गए हैं, ठीक है, कैलकाटा हाईकोर्ट चले गए। तो इनके ऑर्डर को जो है मीती ट्राइब्स यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था, उसमें उसका रिव्यू जो है वो करने वाले डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अनंतम सिंह इन इट्स October अलाउड द ट्राइबल बॉडीज़ टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, नोटिंग दैट द अपील अलाउ कर दी है। अब मामला फिर से सुना जाएगा, ठीक है। द पॉइंट इज द यूनियन गवर्नमेंट हैड टोल्ड द हाई कोर्ट दैट इट वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू द प्ली। हिरनदानी वॉज कोर्स टू साइन एफिडेविट, ये ब्राइब फॉर क्वेरी फॉर ब्राइब वाला जो केस चल रहा है, महुआ मोहित्रा पे केस नहीं चल रहा है, ये लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने है ये मामला। तो उसमें एफिडेविट बना के जो कंपनी के सीईओ हैं दर्शन हिरनदानी ना, उन्होंने कह दिया है अपने एफिडेविट में, यानी एक एफिडेविट क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मैं आप स्टेटमेंट्स कह रहा होता हूँ और मेरा साइन होता है। तो ये एक तरीके से मेरे स्टेटमेंट्स की बात होती है। तो एथिक्स कमेटी के सामने ये स्टेटमेंट लग के दे दिया है और उन्होंने कहा है कि महुआ मोहित्रा ने मेरे को लोकसभा के अपने क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड और दे दिए थे, जिसको लॉगिन करके मैंने जो है क्वेश्चंस डाले थे। ये डायरेक्टली लगा महुआ मोहित्रा की तरफ से आया है, बट वो हिरनदानी की तरफ से था। तो एथिक्स कमेटी के सामने मामला चल रहा है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने मिलकर मेरी माटी मेरे देश जैसा थीम ऑर्गेनाइज़ किया है। October 29 को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसमें कि ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं वीर्स और वीरांगनास को, जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस हमारे देश के लिए किया है, राइट। अमृत कलश यात्री ट्रेन जो हैं वो की जाएंगी। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से, उसके बाद राजस्थान से देखने को मिला है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे गगनयान मिशन के ऊपर जो हमारा मिशन है वो टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल हो गई है, जिस टेस्ट का नाम रखा गया था टी वी डी वन, दैट इज़ फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1। ये 3 मिशंस हैं बेसिकली। वह एक अगला किया जाएगा जिसमें व्योम मित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा। उसके बाद तीसरा फाइनल मिशन किया जाएगा। इसमें टेस्ट क्या करना था? इसमें हमें क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम दोनों को टेस्ट करना था। 17 किलोमीटर पे टेस्ट व्हीकल को ले जाके अबॉर्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये मॉड्यूल जो है इसको रिकवर किया जा सकता है। तो इंडियन नेवी जो है हेल्प करेगी ऐसे सिचुएशन में मॉड्यूल को रिकवर करने की। मान लीजिए कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए और क्रू को रॉकेट से अलग होना पड़े। हालांकि ये GSLV MK3 से लॉन्च किया जाने वाला है गगनयान, लेकिन अभी जो रॉकेट हमने यूज़ किया था दैट वाज अ सिंपल रॉकेट, और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। दूसरा जो देखिए बहुत ही साइलेंटली यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है कि ऑपरेशन चक्रा जो है वो कौन करा रहा है। तो ऑपरेशन चक्र जो है वो CBI करा रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये चक्र 2 ऑपरेशन क्यों करा रही है? क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज बहुत सारी लगी हुई हैं ऑनलाइन फ्रॉड कराने में, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कराने में, तो उनको बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पीपल, अभी हुआ था, न्यूज़ आया था, सिंगापुर के कुछ सिटीजन्स को चीट किया गया था। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार रेटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है सोलर पैनल्स के लिए भी, और 5 तरह के स्टार रेटिंग में उनको रेट किया जाएगा। वो एक न्यूज़ था हमारे लिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी याद रखिएगा, रेटिंग एजेंसी है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारे पास यहाँ पे एक न्यूज़ दिखाई देगा, रशिया एक्सटेंड्स द डिटेंशन ऑफ द US जर्नलिस्ट
तो इस यूएस जर्नलिस्ट का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। हर नेम इज़ आल्सू हर नेम इज़ आल्सू कुमाशेवा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। रशिया ने अरेस्ट कर लिया है इनको। अ, उसके बाद एक एक नॉर्थ साउथ कोरिया में एक अमेरिकन जवान था, यूएस सोल्जर था, जिसको डेजर्शन के से चार्ज लगाया गया है। प्रॉब्लम यह है कि वो बस नॉर्थ कोरिया के बाउंड्री में क्रॉस करके चला गया। उसका नाम है ट्राविस किंग, ये नाम आप याद रखिएगा। और वहाँ पे बगल में आपको दिखाई देगा कि रशिया के सर्जेई लैवरोव जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं, प्योंगयांग के साथ मीटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने हमारे ऊपर, हम दोनों की दोस्ती के ऊपर एलिगेशन लगाया था अमेरिका ने, वो प्रूव नहीं कर पाया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों न्यूज़ आपको दिखाई देगी। चाइना के थर्ड जो उसने बेल्ट एंड रोड BRI फोरम कराया है अभी, उसमें श्रीलंका विज़िट किया हुआ है और पाकिस्तान विज़िट किया हुआ है, दोनों के साथ डील की हुई है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के ऊपर सैम्पल पेपर में भी फैक्ट्स थे। जो फैक्ट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो पहली बात तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। श्रीलंका जो है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में चाइना के साथ है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में साथ है और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव में। 3 इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पे जो चाइना ने स्टार्ट किए हैं, दैट इज़ ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सिक्योरिटी इनिशिएटिव और सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। नेपाल हैज़ नॉट ज्वाइंड, ऑब्वियसली इंडिया हैज़ ऑल्सो नॉट ज्वाइंड। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मना कर दिया है उसको ज्वाइन करने से। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है अपने ऑफिशियल क्रेडिटर्स के साथ बातचीत कर रहा है। चाइना, इंडिया और जापान, ये 3 उसके लार्जेस्ट क्रेडिटर हैं, बायलेटरल लेंडर्स हैं। श्रीलंका हैज़ assured both India and Japan of creditor parity and transparency, which would mean that if Sri Lanka negotiates a moratorium or a revision of its loan maturity period or interest rates, ये सभी के साथ बराबरी से पेश, मतलब बराबर से लगेगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको दिखाई देगी, राइट। एक्चुअली 2 साल के लिए 48 मंथ्स के लिए जो IMF ने उसको पैसा दिया है, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट श्रीलंका की डेट पॉलिसी एंड चाइना इंडिया रिलेशंस, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी इंटरनेशनल फ्रंट से कुछ ऐसा इसके अलावा मेजर अपने को देखने को नहीं मिला। बस यहाँ पे ये है कि हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कह दिया है कि आगे आने वाला समय जो है काफ़ी अनसर्टेन है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो अभी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का जो हमने रिव्यू मारा है उसका हो सकता है कि हमें मेजर्स जो है हमारे चेंज करने पड़े, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिचुएशन वॉलेटाइल है और उसकी वजह से उसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं वो सभी इकोनॉमी में हो रहे हैं। So this was all that was important from today's The Hindu. Again, before I would wrap up, I would simply say that see every day का जो importance रहता है ना, करंट अफेयर्स की बात करें एवरी डे की, तो हर दिन न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है ना। हर दिन न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट हो, दैट इज़ नॉट रियली सिग्निफिकेंट। कभी कभी न्यूज़पेपर में बहुत सेलेक्टिव न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी जो होता है पूरा न्यूज़पेपर ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लीगल से, CR से, बेसिक फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी न्यूज़ थी जो हमें करनी चाहिए है ना, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए कर दी है। अब आपको इसके बाद पेपर के हाईलाइटेड कंपोनेंट्स को एक बार समझते हुए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं आज, उसको एक बार जाके आपको न्यूज़पेपर में पढ़ना चाहिए। तो फिर आपको देखिए एक चीज़ और समझ में आएगी कि सभी फैक्ट्स जो होते हैं एक दूसरे से इंटीग्रली कनेक्टेड होते हैं। अब मैं द हिंदू का बायस इसीलिए रखता हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल पेपर। बेसिक बातों को पढ़ के समझ के आगे बढ़िए। एंड दैट्स इट फॉर द न्यूज़पेपर ऑफ द डे। This was Harshvardhan Tripathi signing off from today's analysis. Please subscribe to the channel and feel free to put your opinions in the comment section. I'll see you guys in the next.